तो हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और जैसा कि हम NCERT क्लास 8 को पढ़ रहे हैं, तो हम आज इसी क्रम में क्लास 8 का आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें क्लास 3 क्लास हो चुका है ऑलरेडी, और आज हम चौथे क्लास का अध्ययन करेंगे। तो NCERT क्लास 8 का जो हिस्ट्री का बुक है वो हम पॉइंट बाय पॉइंट, शब्द बाय शब्द बारीकी से अध्ययन करते हुए चल रहे हैं। तो इसी क्रम में आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो क्लास 8 NCERT या फिर NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 या फिर आप UPSC, BPSC, जनरल स्टडी, ये सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कवर कर सकते हैं। UPSC या फिर BPSC में आपको काफ़ी आपके लिए कारगर होने वाला है NCERT जो है, ठीक है। इसका शब्द का जो एनालिसिस होता है ना, इसका शब्द का एनालिसिस जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, और इसी में हम आगे बढ़ेंगे और इसी पे डिस्कस करेंगे। हम 3 क्लास इसमें हो चुका है और आज जो है वो चौथा क्लास है, ठीक है। आज इसका जो है आपका चौथा क्लास है। तो इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहेंगे, तो बारीकी से इस चैप्टर का अध्ययन करते हुए चलेंगे, ठीक है। इतिहास का जो लोगों का मनसा रहता है ईस्वी वगैरह को लेकर के कि ईस्वी सिर्फ रटाया जाता है, सिर्फ ईस्वी याद कराया जाता है, तो वो सब मनसा जो है वो खत्म होने वाला है आज। तो अगर आप पीछे का क्लास नहीं किए तो जा करके एक बार चैनल पे पीछे का क्लास भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसा कि हम देख लिए थे, क्या क्या देख चुके हैं अभी तक पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में हम देख चुके हैं कंपनी की स्थापना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापार करने के लिए आती है भारतीय भूभाग के क्षेत्र में, और यहाँ शासक बन बैठती है, ठीक है। और उसके बाद 2 लड़ाइयाँ लड़ेगा, प्लासी की लड़ाई और फिर बक्सर की लड़ाई। वो 2 लड़ाइयाँ लड़ेगा और उसके बाद कहा जाता है कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई जो है वो भारत के औपनिवेशीकरण की काली रात की शुरुआत रहती है, ठीक है। तो बक्सर और प्लासी की लड़ाई के ही क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और उसी का हम चर्चा करते हुए चलेंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। हम पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्र मैसूर राज्य का संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र मैसूर राज्य का संस्थापक जो थे वो हैदर अली थे, ठीक है। टीपू सुल्तान उनके पुत्र रहते हैं, और कालांतर में होता क्या है कि टीपू सुल्तान और हैदर अली के बीच में और ब्रिटिश के बीच में एक विवाद छिड़ता है, और वो विवाद जो है आने वाले समय में एक युद्ध का रूप धारण करेगा, और अंततः जो है वो मैसूर को ब्रिटिश जो है अपने रियासत का अभिन्न अंग बना लेगा, ठीक है। मतलब जो है ब्रिटिश जो है इसको अपना में विलय करने में सफलता प्राप्त करता है। टीपू सुल्तान से 3 लड़ाई लड़ेगा आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध के रूप में 3 लड़ाइयाँ लड़ेगा, ठीक है। वो तीनों लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? तो वो तीनों लड़ाई का मुख्य कारण रहेगा दक्षिण का व्यापारिक, जैसे इलायची ये सब का व्यापार दक्षिण भारत में होता था, काली मिर्च वगैरह का, तो यही सब कारण रहेगा, है ना। और अंततः जो है वो ब्रिटिश जो है वो मैसूर के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेता है, ठीक है। ये दिया हुआ देखिए 1767 से 69 में पहला, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा 1799 में। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे पिछला क्लास में, है ना। अब बताए थे कि इसमें टीपू सुल्तान से जीतने में ब्रिटिश को मदद कौन किया था? तो मदद किया था मराठा और हैदराबाद के निजाम, ठीक है। देखेंगे मराठा और हैदराबाद के निजाम के क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। तो क्लियरली पता चलेगा कि आखिरकार ब्रिटिश जो है वो गेम क्यों खेल रहा था भारत से, है ना, भारतीय शासक से गेम क्यों खेल रहा था। इधर मराठा रहेगा और इधर रहेगा हैदराबाद के निजाम, ठीक है। अब होता क्या है, ये दोनों, ये दक्षिण में ये मैसूर रहेगा, तो इसी क्रम में जो है ब्रिटिश जो है इसको क्या करेगा, अपने तरफ मिला लेगा। अपने तरफ मिला करके तीनों मिल करके आक्रमण करेगा मैसूर पर। जब तीनों मिल करके आक्रमण करता है तो पराजित होना स्वाभाविक है, 3 शासक एक साथ मिले हुए हैं, तो ठीक है। उसके बाद बताए थे कि दोनों के बीच में जमीनी विवाद करवा देता है, हैदराबाद के निजाम और मराठा के और मैसूर के बीच में। क्या करेगा, मैसूर का कुछ जमीन लेकर के दे देगा हैदराबाद के निजाम को, और कुछ जमीनों को लेकर के दे देगा किसको, मराठा को, ठीक है। और इस तरीके से वो 2 भारतीय रियासत के बीच में लड़ाई लगवा देता है ब्रिटिश, ताकि वो आने वाले समय में एक ना हो। वो लड़ाई लड़ाने का कारण यह था कि पहला जो मैसूर युद्ध हुआ था ना, पहला मैसूर युद्ध, ठीक है, पहला मैसूर युद्ध में टीपू
थे नहीं, उनके पिताजी थे जिनका नाम था हैदर अली, है ना। हैदर अली जो था एक कूटनीतिक व्यक्ति था। वो क्या किया था, वो मराठा और हैदराबाद के निजाम दोनों को अपने तरफ कर लिया था। वो पलड़ा उल्टा पड़ गया ब्रिटिश पर, है ना। अंततः जो है वो ब्रिटिश को पराजित होना पड़ा। लेकिन सेकेंड मैसूर युद्ध में क्या होता है, उल्टा पड़ जाता है और यहाँ पर ये अपने तरफ यानी कि ब्रिटिश जो है मराठा और हैदराबाद के निजाम को अपने तरफ करने में सफल हो जाता है। तो यहाँ ये पासा उल्टा पड़ जाता है, तो यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है और अंततः हैदर अली तो मर जाते हैं दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में। और उस पर टीपू सुल्तान ने लड़ाई जारी रखी और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए, अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत के एक महान शासक की कहानी रहती है जो टीपू सुल्तान से खत्म होती है, मैसूर के शासक की। ठीक है, और मैसूर को जो है वो सहायक संधि के तहत शामिल कर दिया जाता है। तो सहायक संधि क्या था, हम उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। मराठा से लड़ाई होगा, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, मराठा से लड़ाई होगा। मराठा से किस लिए लड़ाई होगा, तो आइए चलते हैं बहस देखते हैं बारीकी से। 18वीं सदी के आखिरी में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। ठीक है, अब देखिएगा, एक तो मुगल थे, है ना। मुगल के बाद कोई ब्रिटिश को कोई भारत में अगर चुनौती देने वाला कोई क्षेत्र था तो वो क्षेत्र था सिर्फ मराठा। मराठा के अलावा ब्रिटिश को भारत में कोई छू नहीं सकता था मुगल के बाद। ठीक है, कोई उतना ताकतवर शासक था ही नहीं। मराठा के बाद ब्रिटिश को रोकने वाला कोई ऐसा शासक था ही नहीं। तो कोई ऐसा शासक नहीं था तो ब्रिटिश जब मराठा वो क्या करता है, मराठा को कूटनीति के चाल के बल पर उसको हराता है। कि ताकत के बदौलत मराठा को ब्रिटिश नहीं जीत सकता था। तो जब पानीपत का 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होगा तो इसमें जो है मराठा शक्ति जो है वो पराजित हो जाएगा और ब्रिटिश चुपचाप एकदम आईना लगा करके देखते रहेगा कि देखते हैं क्या स्थिति होता है ना। वो ना ही अहमद शाह अब्दाली की तरफ से और ना ही भारतीयों की तरफ से शामिल होगा, किसी भी तरफ से नहीं शामिल होगा ब्रिटिश। ठीक है, वो चुपचाप तमाशा देखेगा। तमाशा इस कारण देखते रहता है कि वो आशा देख रहा था कि लड़ाई में कोई भी जीते लेकिन मराठा का स्थिति तो कमजोर होगा। मराठा का स्थिति जैसे ही कमजोर होगा हम क्या करेंगे, हम इसको जो है तोड़ देंगे, तोड़ करके हम इसको पर भी अधिकार कर लेंगे। तो ये देख रहा था वो, और हुआ भी भाई। मराठा का स्थिति, हालांकि वो हार गए लड़ाई में तो स्थिति और बद से बदतर हो गया। ठीक है, 1761 में जो पानीपत का तीसरा संघर्ष हुआ ना, उसके बाद मराठा शक्ति विकेंद्रीय होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभर गई। ठीक है, तो मराठा का जो 4-5 गो जो मुख्य अधिकारी जो थे मराठा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, पेशवा, ठीक है, ये 5 पार्ट में मराठा टूट जाता है, 4-5 पार्ट में। पेशवा, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़ और होलकर के रूप में। ठीक है, और मराठा शक्ति 5 पार्ट में टूट चुका था। ब्रिटिश जो है वो पांचों के कूटनीति के बल पर अपने तरफ कैसे कैसे करेगा देखेंगे। जैसे जैसे अलग राजवंशों के हाथ में थी, मतलब ये सब जो है ये राज्यों की बागडोर जो थी वो अलग अलग राजवंश के हाथ में। ये सारे सरदार एक पेशवा मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी के सदस्य थे। कन्फेडरेसी का मतलब होता है गठबंधन। ठीक है, कन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, गठबंधन। देखिए एनसीईआरटी में शब्द का ही खेला, अगर आपको शब्द में समस्या होगा ना तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। कन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, गठबंधन। ठीक है, कन्फेडरेसी मतलब ये पांचों जो राजवंश जो थे वो मिल करके मराठा शक्ति का मुख्य नेतृत्व कर रहे थे। मुख्य नेतृत्व में पेशवा थे, है ना, तो उसी को सहयोग दिया करते थे ये चारों जो थे। उनके समझिए एक तरीके से बोल सकते हैं राज्यमंडल थे, है ना। कन्फेडरेसी राज्यमंडल था, है ना, गठबंधन के रूप में। तो पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। एक तरीके से पेशवा प्रधानमंत्री का पद था। प्रधानमंत्री मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये जो 4-5 जितना भी देख रहे हैं, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ या फिर भोसले जो भी रहे, है ना, जो भी शासक रहे, मतलब जो भी राजवंश रहे, जितना भी थे ना, सब पेशवा के साथ मिलकर काम किया करते थे। पेशवा सबसे ताकतवर मंत्री हुआ करता था। ठीक है, पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख था और पुणे सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी में 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। अब देखिए मराठा का जो है वो 2 शासक का नाम बोल रहा है कि सिंधिया और फडणवीस जो थे वो एक श्रेष्ठ योद्धा थे। ठीक है, श्रेष्ठ योद्धा सब खत्म हो जाएंगे। श्रेष्ठ योद्धा इसका रंग खत्म हो जाएगा। प्लासी का लड़ाई, सॉरी, पानीपत का तीसरा लड़ाई में जो है
वहीं पर ही मराठा जो है वो काफ़ी कमजोर स्थिति में आ जाता है। ठीक है, 1782 में सालवाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिनमें कई पक्ष नहीं जीत पाया, मतलब जो कोई पक्ष नहीं जीत पाया। ब्रिटिश और ये मराठा के बीच में सालवाई की संधि हुआ था, जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 में, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा यमुना के उत्तर के स्थित आगरा और दिल्ली सहित भूभाग अंग्रेज के कब्जे में आ गए। देख रहे थे ब्रिटिश का एक चाल रहेगा कि कोई भी युद्ध जो है ना वो एक बार में नहीं जीतना चाहेगा, वो आराम आराम से जीतता है युद्धों को, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप। एक बार लड़ेगा, हारेगा और फिर कहेगा मालिक माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए मालिक, हम माफी मांग लेगा। ठीक है, दूसरा बार लड़ेगा, अगर मजबूती में आ गया तो तुरंत कहेगा भाई जाना दो युद्ध का। ये भारतीय शासक नहीं समझ पाए। भारतीय शासक को ये समझना चाहिए कि जिस प्रकार से वो बंगाल के शासक के साथ बिहेव किया, जिस प्रकार से वो अवध के शासक के साथ बिहेव किया है, उसी प्रकार से वो मराठा के शासक के साथ भी बिहेव करेगा, उसी प्रकार से हैदराबाद के निजाम के साथ और मैसूर के साथ बिहेव करने वाला है। तो अलर्ट हो जाना चाहिए इन लोगों को प्लासी की लड़ाई से, लेकिन अलर्ट नहीं हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत उपनिवेश का शिकार हो गया। ठीक है, 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठू के पास पेंशन पर भेज दिया। ठीक है, मतलब 3 लड़ाई लड़ा ब्रिटिश से, आंग्ल मराठा प्रथम, आंग्ल मराठा द्वितीय और आंग्ल मराठा तृतीय। तीनों लड़ाई में क्या करता है, पहला लड़ाई में पेशवा को 5 पार्ट में तोड़ देगा। ठीक है, पेशवा का जो मतलब मराठा को 5 पार्ट में तोड़ देगा, पेशवा, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर। ठीक है, तो 5 पार्ट में तोड़ने के बाद वो क्या करेगा, 5 से एक करके, मतलब बहुत कई स्तर पर लड़ता था, एक साथ में लड़ता था 5 से। ठीक है, 5 से 5 स्तर पर लड़ता था। इधर महाराष्ट्र में अलग लड़ रहा था, फिर ये गोदावरी कृष्णा डेल्टा में अलग लड़ रहा था, है ना, फिर उत्तर भारत में यहाँ उत्तर प्रदेश के दक्षिण वाले क्षेत्र में अलग से लड़ रहा था। तो मराठा से 3-4 जगह पर लड़ता है, वो एक जगह नहीं लड़ता, कई स्तर पर लड़ाई होता है उससे ब्रिटिश का। और इस प्रकार से 3 लड़ाई होगा और सालवाई की संधि होगा 1882 में, जिसमें पहला लड़ाई खत्म होगा। फिर 1803 में दूसरा मराठा युद्ध होगा और यह खत्म होगा, और खत्म होने के बाद इसमें मराठा कमजोर होता है। तो देखिए आगरा और दिल्ली का क्षेत्र तुरंत कब्जा लिया। तो यही स्थिति होता रहेगा, जैसे ही कमजोर पड़ेगा भारतीय शासक तुरंत कहेगा कि हमको अब हार जाना चाहिए ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश का नौटंकी ये चलता रहेगा। फिर 1817 से 19 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध होगा और मराठों की सत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशनधारी बना करके भेज देगा। ठीक है, तो ये समस्या देखने को मिलेगा। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में जो है कंपनी के संपूर्ण भाग का नियंत्रण था। अब विंध्याचल पर्वत के दक्षिण देखते हैं, एक मैप देखिए, ड्रा करते हैं। और छोटा ड्रा कर लेते हैं, उसमें क्या है। ये विंध्य पर्वत के दक्षिण में बता रहे हैं कि संपूर्ण ब्रिटिश का अधिकार हो गया था, है ना। विंध्य पर्वत के दक्षिण देख लेंगे तो विंध्य पर्वत के दक्षिण, जैसे ये विंध्याचल हो गया, ये सब पूरा पर्वत, विंध्य पर्वत के दक्षिण में मराठा ब्रिटिश के कब्जा में था। हैदराबाद का निजाम तो उसका गोदी में बैठ गया था, तो रखेल बन गया था। ठीक है, दक्षिण में मैसूर को जीत ही लिया था वो, है ना। केवल तमिलनाडु में छोटे छोटे स्थानीय राजा थे, उन पर लगभग वो अधिकार अपना स्थापित कर चुका था ब्रिटिश। यानी कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में वो अधिकार पूर्णतः स्थापित कर चुका था। उत्तर में भी स्थापित, जैसे कि उत्तर में यमुना नदी घाटी तक वो अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। ठीक है, यमुना नदी घाटी तक अधिकार स्थापित कर चुका था, काहे कि दिल्ली के मुगल बादशाह को हरा दिया था वो, है ना। ये लखनऊ के नवाब को हरा चुका था, बंगाल पर उसका अधिकार हो चुका था। तो लगभग देखिए इतना भूभाग पर ब्रिटिश कब्जा कर चुका था। ऐसा नहीं संपूर्ण कब्जा नहीं रहेगा, उसका छिटपुट टाइप का कब्जा रहेगा। तो 3 प्रेसिडेंसी इसी में रहेगा ना, एक बम्बई प्रेसिडेंसी रहेगा, एक मद्रास प्रेसिडेंसी रहेगा, कलकत्ता प्रेसिडेंसी। ठीक है, और तीनों प्रेसिडेंसी के द्वारा इस संपूर्ण विजित प्रदेश पर ब्रिटिश जो है वो शासन करेगा। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी किस प्रकार से भारतीय भूभाग के क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जा करता है वो हम देखेंगे ना। सर्वोच्चता का दावा ये ब्रिटिश द्वारा किया जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो सर्वोच्चता का दावा शुरू करेगा 1813 से 23 तक यह नीति लेकर के आता। अब ये था क्या,
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत यानी कि 1801 से लेकर के कंपनी का जो विस्तार जो था वो बढ़ता चला जा रहा था। भारतीय शासकों को अब जीतने का जो जरिया था वो तेज कर दिया था, है ना। तो विस्तारवादी की नीति और आक्रामक नीति बहुत तेज हो चुकी थी। इसका एक स्पष्ट उदाहरण दिखेगा 1813 से 23 का एक्ट। 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल रहेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स और इसका नीति दिखेगा फिर, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों से ऊपर है। कंपनी जो है ब्रिटिश तो पहले ही जेम्स मिल ही बताया था कि ब्रिटिश जो है वो श्रेष्ठ है ना। ये श्रेष्ठता का दावा कर चुका था। चैप्टर नंबर अध्याय 1 में ही हम पढ़े हैं कि जेम्स मिल जो है कि यूरोपीय इतिहासकार रहेगा, वो कहेगा हम श्रेष्ठ हैं, हम भारतीयों को श्रेष्ठ बनाने आए हैं। यूरोपियन लोग श्रेष्ठ है और भारतीयों को श्रेष्ठ बनाने आए हैं। ये जेम्स मिल का दावा पहले ही यही रहेगा और जेम्स मिल ये दावा करके चला जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में ही हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और वही सर्वोच्चता को स्पष्टता देगा यहाँ राजा पर। कौन देगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये कहेगा ब्रिटिश जो है वो सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च किस रूप में है? तो देखिए, अपने हित की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने और उसे अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार उसके पास मानती थी। वो मतलब ऐसा सोचता था कि ब्रिटिश सर्वोच्च है। सर्वोच्च का मतलब क्या है कि अब उससे कोई आंख में चोरी नहीं खेलेगा, भारतीय शासक कोई आंख नहीं दिखा सकता, भारतीय शासक का वो बात नहीं सुनेगा। जब वो सर्वोच्च है तो एक तरीके से उसका गुलाम है भारतीय शासक, तो उसका बात कैसे सुनेगा? तो यही था सर्वोच्चता। अब सर्वोच्चता का मतलब था कि ब्रिटिश क्राउन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और जितना भी भारतीय शासक है सब उसके नीचे है। तो भारतीय शासक जब सब उसके नीचे हो गया तो ब्रिटिश को तो अब जो इच्छा रहेगा वो करेगा। तो वही लिखा हुआ है, ये अधिग्रहण करना, धमकी देना, ये सब अधिकार अपना पास मानती थी, क्योंकि वो मानती थी कि जो ब्रिटिश महारानी जो है ब्रिटिश क्राउन के अधीन सब कुछ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सब कुछ। यह सोच बाद में जो अंग्रेज की नीतियों में दिखाई देती है। बाद क्या, शुरू में से स्टार्टिंग में से सर्वोच्चता का ही लोग का दिखता है स्टार्टिंग में, लेकिन व्यापारी की स्थिति ज्यादा दिखेगी। अपना स्थिति के हिसाब से वो देखते हुए वो अपना फायदा या फिर लड़ाई वगैरह करेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज्यादा दिखता है, लेकिन समय के साथ जो है इसका आक्रामक नीति बढ़ता चला जाता है और सर्वोच्चता का दावा को स्पष्टता देता चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं हम। देखिए इसी सर्वोच्चता का, लेकिन यह प्रक्रिया विरोक टोक चली। विरोक टोक मतलब होता है कोई नहीं रोकने वाला। भारतीय शासक तो सब आपस में लड़ रहे थे, तो रोकेगा उसको कौन? ऑब्वियसली बात है। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अब देखिए, ऐसा नहीं सिर्फ कर्नाटक की घटना है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र जितना रहेगा सब ब्रिटिश का विरोध करेगा। कब विरोध करेगा? जब शासक, नवाब और अधिकारी को जब खुद लगेगा कि अब हमारे हाथ से सत्ता जाने वाला है, हमको ब्रिटिश गुलाम बनाने वाला है, हमारा शासन प्रशासन छीनने वाला है, तब जाकर के वो विरोध करेगा। शुरुआत में अगर विरोध करते सब मिल करके, तब तो ब्रिटिश का मजाल नहीं कि भारत के क्षेत्र को वो टच कर सकता। और ऐसा नहीं कि शुरुआत का बात, 1857 के फ्लोरिटी का भी कुछ यही कारण रहेगा। 1857 के विद्रोह का जो फ्लोरिटी का जो कारण रहेगा ना, वो भी इसी प्रकार का कुछ कारण रहेगा कि भारतीय सत्ता जो थे ना, भारतीय सत्ता के जो मालिक थे, जो नवाब थे, शासक जो थे, वो अपना स्वार्थ से परिपूर्ण थे ज्यादातर लोग, है ना। ब्रिटिश के इस कारण ब्रिटिश के सहायक हो जाते हैं। 1857 के विद्रोह में जब ब्रिटिश का सहायक हो जाएंगे तो भारतीय अधिकार, भारतीय क्षेत्र में जो क्रांति हुआ था 1857 की क्रांति, उसको दबाने में ब्रिटिश को आसानी मिल गया, ताकि खुफिया न्यूज मिल जाता था। दूसरी बात जो था, वो अपने लोग जो है वो सब कुछ जानते हैं ना, तो इस परिप्रेक्ष्य में उसको फायदा हो जाता था, ठीक है। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। महारानी चेन्नम्मा की, जो कित्तूर की महारानी थी। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा।
है ना। देखिए विरोध में जो थे, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई थी, लक्ष्मीबाई के साथ उसके जनता साथ थी, तो यहाँ भी साथ रहेगी। जनता पहले जागरूक हो जाती कि बाहरी लोग हैं शोषण कर रहे हैं, लेकिन शासक रंगरलियों में मस्त रहता है, इस चक्कर में जो था वो पराजित होता गया। जैसे चाहे वो अवध के नवाब हों, चाहे वो बंगाल के नवाब हों, अगर शुरू से अलर्ट नहीं वो लोग दिखाए ना, इसी का नतीजा था कि भारत विदेशियों का गुलाम रहा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को, दस्तावेज को नष्ट कर दिया। उनको कुछ समर्थन मिला था, जनता का मिला था, स्थानीय रियासत को भी मिला। वो चौतरफा समर्थन जब मिलता है चारों तरफ से, तो वो कुछ शिविर और दस्तावेज को नष्ट करने में सफल होते हैं। ठीक है, तो आखिर कार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 को फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध किए ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप किताब में आगे देख सकते हैं। देखिए कित्तूर रानी चेन्नम्मा के स्मृति में बनाई गई मूर्ति है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं। लक्ष्मीबाई का उदाहरण बताए ही थे, है ना। लक्ष्मीबाई का उदाहरण इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 1830 के दशक के अंत में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। रूस के प्रभाव से डरा हुआ था, कहा कि रूस का भी जो जार जो था, उसकी नीति जो थी आक्रामकता बढ़ती जा रही थी, इस कारण उससे डरा हुआ था। अब उसको लग रहा था कि अगर रूस जो है वो अफगानिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है तो भारतीय क्षेत्र के करीब आ जाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारतीय भूभाग पर भी वो अधिकार जमाना शुरू कर दे, इस कारण वो डरा हुआ था। है ये अफगानिस्तान के उत्तर तक तो वो था ही, तुर्कमेनिस्तान वगैरह तक। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। ठीक है, बोले ना अभी कि भाई डर के कारण, डर लग रहा था उसको। इस डर के चलते अंग्रेज उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते। उत्तर पश्चिम भारत पर, उत्तर पश्चिम भारत बोले तो पाकिस्तान की तरफ, है ना, पाकिस्तान की तरफ भी चाहता था कि अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, ताकि जो है चीन, जो रूस का जो डर जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से चाह रहा था कि अपना नियंत्रण स्थापित कर ले ताकि जो डर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, इधर पाकिस्तान हो जाएगा, इधर अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान तक ब्रिटिश का अधिकार रहता है। 1838 से 42 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई हुई और वहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर ली गई। ठीक है, मतलब पश्चिम क्षेत्र को भी जीतना शुरू कर दिया ब्रिटिश जो है, तो अफगानिस्तान से लड़ाई लड़ेगा और अंततः जो है वो पाकिस्तान को भी अपना चपेट में ले लेगा। 1838 से 42 के बीच में आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा जाएगा, दो आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक है, 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। सिंध जो था पाकिस्तान के दक्षिण वाला क्षेत्र। ठीक है, ये भारत का इस प्रकार का जो मैप दिखता है ना, ठीक है, पाकिस्तान का जो कुत्ता की तरह जो शक्ल जो दिखता है, तो यही वाला नीचे वाला जो क्षेत्र है ना, यही हो जाता है आपका सिंध वाला क्षेत्र। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग मैप वगैरह ध्यान देंगे। ठीक है, मैप ध्यान देंगे, अपने पास में रखेंगे तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, विजुअलाइजेशन क्लियर होगा। किसी क्षेत्र का बात करेंगे तो उस क्षेत्र का दिमाग में फोटो वगैरह आएगा। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराणा रंजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल, महाराणा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। मतलब महाराणा रंजीत सिंह जब तक थे ना, तब तक कंपनी को जो है वहाँ उस क्षेत्र में अधिकार करने नहीं दिए थे। महाराणा रंजीत सिंह जो थे सिख राज्य की स्थापना किए थे, है ना। वो शुक्रचकिया मिसल से थे। आप पढ़ेंगे बारीकी से तो और भी मिलेगा, लेकिन हम तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम उसी पे फोकस रखें। अंततः उनके 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया और उनका बेटा दिलीप सिंह जो रहेंगे, उनको कोहिनूर हीरा पंजाब के राजा के पास ही रहेगा, पंजाब के शासक के पास ही। तो महारानी एलिजाबेथ को, सॉरी, महारानी ब्रिटेन की महारानी को गिफ्ट करवा देंगे। यही देखिए पंजाब के राजा का, राजा रंजीत सिंह का दरबार का एक चित्र बनाया हुआ। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा। अब विलय की नीति, विलय की नीति एक लेकर के आया जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, राज्य विलय की नीति, इसे राज्य हड़प की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच लॉर्ड जनरल, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी।
लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय नीति का नाम दिया जाएगा। अब ये विलय नीति था क्या? तो इस सिद्धांत का यह तर्क था, इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी, है ना। मतलब जो पुरुष, अगर उस रियासत का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो जाएगा संपूर्ण रियासत क्षेत्र। झांसी जो था ना जी, झांसी महाराजा गंगाधर राव के एक ही पुत्र रहेंगे और वो भी अल्पायु रहेंगे। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो एक पुत्र को गोद लेते हैं। अब गोद लिया हुआ पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं करती है ब्रिटिश सरकार, और अंततः जो है महारानी लक्ष्मीबाई से लड़ाई होगा उसको। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ठीक है, बहुत सारे रियासतों को ब्रिटिश जो है वो अपने कब्जा में करता चला गया, जिसका वैध उत्तराधिकारी नहीं था। सतारा, संबलपुर, जैदपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, है ना। उसके बाद मछेरी, बूंदी, भरतपुर, यानी कुछ जो रहेगा वो राजस्थान का राजपूत शासक का क्षेत्र भी रहेगा। ठीक है, अंग्रेजों के हाथों में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध को बोला, कुशासन के आधार पर उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। अवध को ही बोला था यह जो है एक जामुन है, एक चेरी है ना, चेरी है, एक आकर के मुंह में टपकेगा, इस प्रकार का वक्तव्य देगा, है ना। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए। अब देखो, अवध के नवाब के पास वाजिद अली शाह जो थे, उनके पास एक वैध उत्तराधिकारी भी था, विरजिस कादिर उनका पुत्र का नाम था। वो छोटा बालक था लेकिन वो वैध उत्तराधिकारी था। तब सोचा अवध को कैसे अपने कब्जे में ले, तो उसके लिए वो नया नौटंकी कर दिया। क्या कि कुशासन है, राजा जो है वो अच्छा से शासन उनको करने नहीं आ रहा, कुशासन फैला हुआ अवध में, तो हम अपने कुशासन से आज़ादी दिला करके, कुशासन से आज़ादी दिलाने का कर्तव्य से हम बने हुए हैं, है ना। तो अवध की जनता को हम आज़ादी दिला रहे हैं कुशासन से एक तरीके से। तो इस प्रकार का वक्तव्य देगा ब्रिटिश और अवध को भी अपने कब्जा में कर लेगा। इसलिए भी अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों ने गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हुए थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में आप देखे होंगे अवध के नवाब जो थे वो भी शामिल होते हैं, है ना। अवध के नवाब की मृत्यु हो जाती है वाजिद अली शाह की, और उनके पुत्र विरजिस कादिर और उनकी बीवी बेगम हजरत महल शामिल होती है ना। उनके अवध के नवाब नहीं रहते हैं उस युद्ध में शामिल। देखिए एक फोटो है संबलपुर के वीर सुरेंद्र शाह का चित्र है। अब देखिए एक गतिविधि है, कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभाल लेंगे। अब आपको पता चला कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे, आपको कैसा लगेगा? नहीं भाई, असली बात है। वो रुपया का लालच, मिठाई का लालच दिए हुए है, मिठाई नहीं देगा तो बुरा तो लगेगा ना। ऐसा संपत्ति का बात है तो संपत्ति का बात में तो बिहार और यूपी में इंच इंच के लिए लड़ाई हो जाता है, तो संपत्ति का तो बातें नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए 2 मैप दिया है ना। एक मैप 1797 का है, एक मैप है 1840 का। तो 1797 का भारत है जिसमें क्षेत्र जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, यानी कि रेड वाला जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और वही जो है येलो वाला क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन है। ठीक है, देखेंगे तो ये क्लियरली पता चलेगा। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय जो था ब्रिटिश शासन के अधीन और बहुत बड़ा क्षेत्र आ चुका था, है ना। देखिए ये मैप में जो है येलो वाला जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन का क्षेत्र जो है और क्लियरली दिख रहा है, जैसे कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, इधर सिंध, बलूचिस्तान, फिर इधर बड़ोदरा, पूना, बम्बई, ये सब देखिए पूरा ये सब क्षेत्र जो है ब्रिटिश का हो चुका था। तो 3 मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटिश जो है 1797 से यानी कि 1800 ईस्वी से लेकर के
या 1857 तक भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब हमको लगता है यहीं तक रहने देते हैं, कि छोटा छोटा क्लास रहेगा तो आसानी से समझने में मज़ा भी आएगा। काजी का मतलब क्या होता है? एक न्यायाधीश है। मुफ्ती क्या है? तो मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद है जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाते हैं। यानी कि मुफ्ती एक तरीके से वकील की तरह कार्य करता है, काजी जो है वो न्यायाधीश की तरह कार्य करता है। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, उसी को महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है ना जी, राष्ट्रपति के दुराचार के आधार पर, राष्ट्रपति पर भी आरोप के आधार पर उनको भी पद से हटाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, है ना। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो बने रहेंगे। यूपीएससी, बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को कवर, एनसीईआरटी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत मायने रखता है, इसका एक एक शब्द मायने रखता है। तो आप बारीकी से इसको पढ़ेंगे, हमारे साथ पढ़ते चलेंगे लाइन बाई लाइन, आपको कहीं भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।